Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the chapter number 7 which is health, fitness and wellness issue during adulthood. मतलब हेल्थ और वेलनेस के इश्यूज़ एडल्टहुड में कौन कौन से आ रहते हैं, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हो जाता है, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, और जोन सी भी है लाइक एड्स, कैंसर और सारे मेल्स के फीमेल्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे. अब यहाँ पे आ रहा है कि एडल्टहुड जो है वो नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, हमें पता लग रहा है उससे कि जहाँ पे हम फिज़िकली भी मैच्योर हो रहे हैं, हम साइकोलॉजिकली भी मैच्योर हो रहे हैं और हम हमारी जो ज़िंदगी है ना दूसरों पे डिपेंड होने के बजाय ना अपने ऊपर हम डिपेंड होने लगे. यही होता है एडल्टहुड ठीक होगा और डिफरेंट बिहेवियर हमारा चेंज हो रहा था. एडल्टहुड तब होती है एज ऑफ 21 से लेके जो 25 होती है, इसमें जो हो रही होती है ना ये हमारी फिज़िकली मैच्योर स्टेज होती है. ठीक होगा. और उसके बाद जो होती है हमारी जो साइकोलॉजिकल साइको सोशल डिमेंशंस है वो डेवलप होने लग जाती है. इस सारे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है. ठीक है. देन उसके बाद जो आगे बात उन्होंने लिखी है ना कि जो हमारे पास आता है मेन लाइफ टास्क जो होता है वो एंगेज मेन एंड वुमेन आर हेल्थ और फिज़िकल विगरर होता है. ठीक है. मतलब कि अब मेल और फीमेल्स के डिफरेंट टास्क होते हैं. अब उन्होंने क्या अपनी ज़िवाजी ज़िंदगी भी शुरू करनी होती है, पार्टनर्स बनाने होते हैं, पेरेंट्स के साथ उनका बिहेवियर हो रहा है, चिल्ड्रन के साथ और होता है, फाइनेंशियली उनका और होता है. अब देखो इनको इनकम भी चाहिए. ठीक है. ये सारी चीज़ें फाइनेंशियली उनकी जो खर्चे हैं वो भी बढ़ेंगे. ठीक है. फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है. ठीक है. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कुछ जो बेसिक्स नीड्स लिखी हुई है वो ये है कि इंटेंसिटी इन ह्यूमन रिलेशनशिप होनी चाहिए. मतलब कि सोशल एक्सेप्टेंस हो, लव हो और बिलोंग्स के साथ क्या है कम्पेंसिएशन, अचीवमेंट, जनरेटिव प्रोडक्टिविटी हो. ये 3 चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है. ये बात इस पैराग्राफ में लिखा है. इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वैसे पढ़ सकते हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQs के लिए कर सकते हैं. ठीक है. देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकली जैसे जैसे इंसान बड़ा हो रहा है उसके मसले मसाइल भी वैसे वैसे बढ़ रहे होते हैं, उसकी साइकी डिफरेंट होने लग जाती है, फिर बिहेवियर उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं. देन उसके बाद वो मैच्योर होने की तरफ जा रहा होता है. देन उसके बाद उन्होंने बता दिया कि अब उन्होंने पहले बता दिया कि शादी के खर्चात हो गए और उसके बाद वो बता रहे कि डिवोर्स का क्या होता है. अब वो कह रहे हैं कि डिवोर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा एडल्ट्स में होने लगी है. ज़्यादातर हमने जो एक्सपीरियंस किया हेल्थ प्रॉब्लम वो डिवोर्स जिनकी आदमियों की डिवोर्स होती है वो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होता है. ठीक है. फिर डिवोर्स जो होती हैं अब जो हमारे पास जिनको डिवोर्स आदमियों को हुई होती है ना वो ज़्यादा साइकोलॉजिकली और मेंटली डिस्टर्ब होता है एज़ कम्पेयर टू जो मैरिड इंडिविजुअल है. ठीक है. प्री मेच्योर डेथ रेट भी डिवोर्स मैन का ज़्यादा होता है. ठीक है. और इसके वजह से क्या होती है कि आदमियों को ना जब ज़्यादा प्री मेच्योर डेथ रेट है किस वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बहुत होती है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है. ठीक है. एज़ कम्पेयर टू जो मैरिड मैन है उसको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती. ठीक है. फिर प्री मेच्योर डेथ में निमोनिया भी हो सकता है. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे सेवरल टाइम जो होता है वो लार्ज मैंने कहा 7 टाइम लार्जर डिवोर्स मैन में हो रही होती है. ठीक है. इस तरह इस वजह से हो रही होती है. ठीक है. कि इतने बिहेवियर इफेक्ट उनके ऊपर आ रहे होते हैं. आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मैन में ये क्यों रेशो ज़्यादा है, क्योंकि मैन में हमारी एक सोसाइटी लेवल आ जाता है कि हाँ वो डिप्रेस में ज़्यादा फीलिंग नहीं शेयर करनी होती, लोनलीनेस रहना था. आगे जाके वो बताएंगे भी, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि जो डिवोर्स जिनमें होती हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ होते हैं. दैन उसके बाद एडल्ट हेल्थ और वेलनेस रिस्क आ जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास देखें मेजर बॉडी हमारे जो सिस्टम्स है उसमें कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है, इसको हम फिज़िकल थेरेपी करके ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. अब एडिशन रिस्क भी हमारे पास डेवलप हो रहे होते हैं. कैसे डायबिटीज़, क्रोनिक पेन हो रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मतलब माइग्रेन, हेडेक और स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसोमिया होता है. आगे हम जाके पढ़ेंगे कितने ज़्यादा डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं. पहला डिसऑर्डर जो हम पढ़ने लगे हैं वो स्किन की कंडीशन का. स्किन की कंडीशन के बारे में पहले मैं इंट्रो दे देती कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले. यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि देखें कि एक स्किन की लेयर आती है, किस तरह वायरस वगैरह अटैक कर रहे होते हैं. ठीक है. इन्फ्लेमेशन हो जाती है. आपने क्या करना है, हाइड्रेशन रखनी है. ठीक है. और आपने इतने हाइड्रेटेड अपनी स्किन को रखना है. उसके बाद आपकी स्केल्स बनेंगे, स्किन पे क्रैक्स आएंगे, फिर वो आपकी स्किन की लेयर उतर जाएगी और उसके बाद जो आपकी जो भी मेडिसिन है वो पेनेट्रेट करेंगी इनटू द स्किन. ठीक है. स्किन की कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं कि सर्चिंग फॉर कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन करके पढ़ा, हमें पता लगा कि क्या एक्नी होती है, वॉट्स हो रहे होते हैं, टीना पेड्स
ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो आ रहा होता है, सबसे पहले जो आता है डर्माटाइटिस आ रहा होता है, जो कॉमनली स्किन की इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ पे ना रेडनेस आती है, स्वेलिंग आ रही होती है, ऑयजिंग, क्रस्टिंग और स्केलिंग आ रही होती है लॉन्ग टर्म में। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस मतलब जो कॉन्टैक्ट स्किन टू स्किन आ रहा है, ठीक है, टॉक्सिक और एलर्जिक रिएक्शन से होता है। फिर उसके बाद परसिपिटेटेड स्किन इन्फ्लेमेशन इसमें हो रहा था। फिर उसके बाद एक आता है परसेसिस, ये कॉमन क्रॉनिक होती है, जिसमें क्या होती है, ड्राई हो जाती है स्किन, वेल सिल्वरी हो जाती है, स्केली बन जाती है, मैंने आपको बताया था, प्लॉक्स बन जाते हैं एल्बो, नी, स्कैल्प पे। ये याद रख लें कि कहाँ कहाँ बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्कैल्प पे बन रही है, बैक पे, ऑन जनरल नेल्स पे, फ्लेक्सर सरफेस ऑफ पाइनस पे, पाम्स पे। एग्जामिनर जो होता है वो स्किन पूछ रहा होता है कि यहाँ पे रेडनेस कहाँ पे हो रही है, इरेगुलरिटीज़ कहाँ पे, फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता है। स्किन की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, इचिंग, रेडनेस आ रही होती है और हील भी नहीं कर रही होती है। स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रेशन पे भी मैं बताऊंगी कि ये नहीं कि खाली पानी पीते जाए, तो आप वो अपनी बॉडी से आप वाटर का इंटेक ज़्यादा करके यूरिनेशन के ज़रिए रिमूव करो, तो एज सच आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। उसके साथ ही आप कोई भी हाइड्रेशन के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप कोई भी जो है वो ORS ले लें, ठीक है। कोई भी अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं, अगर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है आप, तो नमक डाल के एटलीस्ट पानी को पी लें। उसका मतलब ये होता है कि जो भी मिनरल्स है, जो बॉडी की नीड्स है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो हमारी बॉडी में बैलेंस हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन नमक डाल के तब पिए जब आपको पता हो कि आपको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई इशू नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर का इशू है तो तब जो है वो नमक वाला पानी मत अवॉइड करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब अकॉर्डिंग टू मैथ थेरेपी क्लीनिंग करनी, हाइड्रेशन एजेंट दे रहे होते हैं, इन्वायरमेंट ह्यूमिडिटी में स्किन कर रही होती है, ठीक है। सॉफ्ट स्मूथ होती है, वाटर वेपोरेट होता है तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। लेस वेपोरेशन होगी, आप देखो लेस ह्यूमिडिटी होगी तो स्टर्नम कॉर्नियम स्किन की एपिडर्मिस की पहली लेयर होती है, वो श्रिंक होने लग जाती है। कभी आपने देखा होगा कि कभी स्किन की कोई प्रॉब्लमेशन हो, आप हाइड्रेट भी ना अपनी बॉडी को रखो तो श्रिंक होने लग जाएगी वहाँ पे। फिर एकदम क्रैक आता है, मतलब आपको लग रहा होता है भाई हमारी तरफ स्किन उतरने लग गई है। एपिडर्मल बैरियर जो होता है वो ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है, ताकि इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स अंदर तक जाए। फिर आपको उस एरिए में पानी बहुत पीना पड़ता है, मतलब उस टाइम पीरियड में आपको वाटर का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। स्केली स्किन हो जाती है, वाटर दे 5 मिनट के लिए, बैरियर टू वेपरेशन 8 to 12 बार, और या ऑन्टोनमेंट भी दे देते हैं डॉक्टर। ओवर हाइड्रेशन की तरफ ना जाए, स्वेटिंग होगी, ठीक है। इफ़ स्वेट इज़ प्रिवेंटिंग फ्रॉम इवेपोरेशन, एक्सिलर ग्रोना, लोकल ह्यूमिडिटी, हाइड्रेशन ऑफ स्किन इज इंक्रीज़ कर दी जाए, ठीक है। और यहाँ पे सोल्यूशन ये इन्होंने बताया हुआ है जो कि ट्रीटमेंट है, to solution is to enhance the evaporation water in the area drying. When healthcare professionals are working in an environment are especially dry or humid, they can prevent skin problem by helping the skin optimize their hydrated water को frequently पिए। स्किन कैंसर आ जाता है हमारे पास। दूसरा स्किन कैंसर जो होता है ये हमारे पास ट्रीट हम अडल्ट में कर सकते हैं, ठीक है, और अडल्ट और इंडिविजुअल में, लेकिन तभी हम कर सकते हैं जब हमें अर्ली डायग्नोसिस का हो, ठीक है। ये इन्होंने लिखा हुआ है। अक्सर औक़ात स्किन का कैंसर ज़्यादातर सन के एक्सपोजर पे आता है, जो हमें बेसिक नॉलेज है हम उसको ही लेके चलते हैं। अब फैचल ट्यूमर आ जाता है, मालग्नेट मेलेनियन आ रहा होता है जो कि हमारे इफेक्ट कर रहा होता है स्किन की, म्यूकस की, आई की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। स्क्रीनिंग स्किन कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीनिंग हुई जाए। देन उसके बाद हमारे पास डायबिटीज़ 2 आ जाता है। डायबिटीज़ 2 के बारे में हमें पता ही है, जैसे कि डायबिटीज़ जो डिज़ीज़ है जो कि क्योर तो ऐसा सच नहीं की जा सकती, लेकिन प्रिवेंट की जा सकती है। डायबिटीज़ जो होते हैं लीडिंग कॉज होता है किडनी डिजीज़ का, हार्ट डिजीज़ का, एम्प्यूटेशंस का। मैं आपको ना जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊँगी ना, न्यूरोपैथी है वहाँ पे, न्यूरोपैथी का एक स्लाइड है वो मैं A. मेडिकल नॉलेज में शेयर करूँगी, तो वहाँ पे ना एम्प्यूटेशन का बहुत जिक्र है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में अक्सर औक़ात मैं पूरा प्रोसीजर बताऊँगी कि अक्सर औक़ात उनका जो ज़ख़म होता है उस पर ब्लैक नेट्स ही आ जाती है, फिर उसके बाद वह गैंग्लियन बन जाता है, और फिर किस तरह हम एम्प्यूटेशन करते हैं। एम्प्यूटेशन क्या आप लिम्ब को ही काट देते हैं। अक्सर औक़ात देखा होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ की, उनकी एक टांग खट्टी होती है तो वो एम्प्यूटेशन कर रहे होते हैं, ठीक होगा। फिर नर्व डैमेज आ जाता है। अभी के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है, ठीक है। नर्व डैमेज आ रहा होता है। अब डायबिटीज़ 2 जो होती है वो कॉमनली डायग्नोस की जाती है जब एज 30 से ज़्यादा बंदा हो जाए, ठीक है। चिल्ड्रंस और एल्डरसन्स में कम ही होता है कि ये हो, लेकिन हो सकती है, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या होता है कि इसमें हाइपरकैलेसीमिया होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन आता है और बार बार थ्रस्ट लग रही थी पानी पीने का, वेट लॉस आता है जो कि हमें
बेसिक्स पता है, ठीक है। फंगल और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए भी सस्पेक्टेबल होता है, हमारा वलरेबल होता है। देन उसके बाद इंसोमिया हो रहा होता है हमें, ठीक है, नोजिया हो रहा होता है, ब्लर विजन और फटीग आ रहा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद उसने कहा है कि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के मुताबिक पीपल विद प्री डायबिटीज़ कैन बी प्रिवेंटेड डेवलपमेंट डायबिटीज़ टू बाय मेकिंग अ चेंज इन देयर डाइट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। उसने कहा है कि यहाँ पे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन कहते हैं कि हम जो है वो डाइट में चेंज करने से और फिजिकल एक्टिविटी में चेंज करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रेंज में रखें। कैंसर अनकंट्रोलेबल सेल प्रोलिफरेशन होता है, कैंसर अनकंट्रोलेबल सेल प्रोलिफरेशन मैलिग्नेंट होता है। ये जो होता है हमारे पास मोस्ट कैंसर क्योरेबल डिटेक्ट किया जाता है अर्ली स्टेजेस पे, पेशेंट रिकगनाइज करता है। ऑल इंडिविजुअल इनकरेज करता है कि सेल्फ एग्जामिनेशन स्किन कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, वुमेन मैन दोनों को आनी चाहिए कि क्या इसकी हम किस तरह इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वाइकल कैंसर अडल्ट वुमेन में बहुत होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैंसर कौन किस में कॉमन है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आ सकता है। प्रोस्टेटा कैंसर मैन में हो रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो कैंसर से पहले सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि कैंसर का जब आप वार्ड्स में जाएंगे, आपकी रोटेशन होगी तो आपको पता लगेगा। कैंसर जब हम देखते हैं ना एप्लीकेशन, तो कैंसर बहुत बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेजेस में जाके पता लगता है कि हाँ भाई कैंसर। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तब तो बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा था, क्योंकि उसे पेन ही नहीं फील हो रही होती। दूसरा कैंसर का हमें लास्ट स्टेजेस में पता लगता है जाके, तो तब पता लगता है जब हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो उससे पहले कुछ सिम्टम्स होती है। कॉन्स्टिपेशन ऐसे बंदे में रह रही होती है, डायरिया रह रहा होता है, स्टूल दैट आर नैरोड एंड अनयूजुअल होता है, ब्लड आ रहा होता है, स्टमक डिसऑर्डर रह रहा होता है, ब्लॉटिंग हो रहा है, फॉलनेस, क्रैम्प्स कभी कभी पड़े होते हैं, गैस रहती है, फीलिंग इनकम्प्लीट बाउल एम्पटिंग के लिए करता है, मतलब इनकम्प्लीट फील कर रहा था, वेट लॉस आ रहा था नो रीज़न की वजह से, कांस्टेंट फटीग थकावट का शिकार होता है। तो ये हमारे पास कुछ कैंसर्स के सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। ओबेसिटी क्या होता है कि मोटापे की तरफ बंदा चला जाता है। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जर्नल वुमेन एंड मैन हैविंग लो इनकम फैमिलीज एक्सपीरियंस अ ग्रेट प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी। जो लोग थोड़े कम होते हैं, लो इनकम के होते हैं, गरीब होते हैं, वो ज़्यादा मोटापे की तरफ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई मैन। क्योंकि लिखा हुआ है हाई इनकम वाले वो जिम वगैरह जाके अपनी रूटीन चेकअप करवा के अपना कर लेते हैं, लेकिन जो लो इनकम वाले होते हैं तो वो ज़्यादा मोटापे की तरफ जा रहे थे। कभी खाना खा लिया, नहीं खा लिया, रूटीन अच्छी नहीं है, तो जिसकी वजह से वो मोटापे की तरफ जा रहे हैं। और मोटापा जो है आपको पता है कौन कौन से डिजीज़ की तरफ लेके हमें जा रहा होता है। प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, आपकी उम्र से पहले आपकी मौत हो जाएगी। डायबिटीज़ की तरफ लेके जा रहा होता है, हाइपर लिपिडीमिया की तरफ, हाइपरटेंशन की तरफ, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक की तरफ, कैंसर, गैस्ट्रोफेजियल, गॉल ब्लैडर डिजीज़, गॉल स्टोन आ जाता है, फैटी लिवर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। लो सेल्फ इस्टीम हो रही होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाता है। जैसे कि हम 20% अमेरिकन एडल्ट जो है वो सेंसोरियन साउंड डिसऑर्डर जा रहा होता है, जिसे हम कहते हैं एक्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पेट पे बहुत ज़्यादा मोटापा कई लोगों का हमने देखा होगा, वो वहाँ पे हम इस तरह मैया करते हैं कि वेस्ट की साइज़ लेते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 40 आ जाए तो हम कहते हैं कि सेंट्रल ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। 40 इंच से ज़्यादा मर्दों में और 35 इंच से ज़्यादा वुमेंस में आ जाए, ठीक है। हाई लेवल फास्टिंग ब्लड ट्राइग्लिसराइड जिसमें बढ़ जाता है 150 mmg/L, ठीक होगा। देन उसके बाद ये जो है ना, ये जर्नलाइज इन्फॉर्मेशन और जो मैं बातें आपको बता रही हैं, अगर आप वो हाईलाइटेड करते जाएँ तो ये आपका चैप्टर ई वीडियो देखने के बाद तैयार हो गया। आपके ब्लड में जब हमारे पास हाई डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन होती है, हाई ब्लड प्रेशर हमारे पास आ रहा है, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। डाइट और एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंसोमिया क्या होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारी ना बेचैनी होती है, हमें नींद नहीं आ रही होती। जब नींद नहीं आ रही तो हमारा साइकिल, वो एक रूटीन का जो साइकिल है वो प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे एक होती है एक्यूट, एक होती है शॉर्ट टर्म, या फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म जो होती है वो जो 6 माह के अंदर ही हल हो जाए, 1 वीक से लेकर 6 मंथ तक जो चल रही है, 1 से 6 मंथ तक चल रही है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास शॉर्ट टर्म आ गया। और अगर इसे प्रिवेलेंट कर जाए तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाती है, डिप्रेशन में बंदा जा रहा होता है 6 मंथ से ज़्यादा, डे टाइम स्लीपिंग आ रही होती है, मेमोरी प्रॉब्लम आ रही होती है, नॉन स्टे अपॉर्चुनिटी टू स्लीप, कोई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि हम सो सके, ठीक है। देन इसमें फॉलिंग एज स्लीप टू लाइट आ रही है, मल्टीपल स्पॉन्टेनियसली वेकिंग आ रही है, कुछ भी हो रहा है तो फ़ौरन जाग जाता है, लेस देन शॉर्ट टाइम आ रहे। अब ये जो
आपको बताइए कि 6 मंथ से ज़्यादा हो गई है तो ये हमारे पास डिप्रेशन में एंड एंग्जाइटी में जा रही है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं कि जो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रही है कि कॉजेज़ आ जाता है किन में होती है, जहाँ पे मल्टीपल सेक्स पैटर्न हो रहे होते हैं, मतलब ठीक है, या जो एक्सचेंज ऑफ मनी और ड्रग्स के लिए कर रहे हैं, मेल्स हु हैव सेक्स विद मेल्स हो रहे होते हैं, उनके साथ ये आ रही थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इंजेक्ट कर रहे होते हैं हम ड्रग वगैरह यूज़र एंड देयर सेक्स पार्टनर के दरमियान। HIV एड्स हो रहा होता है, सिफिलिस आ रही होती है, सारी बीमारियां हमने पढ़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। देन उसके बाद एक्यूट रेट्रोवायरस HIV की बात की जाए तो ये जो होता है HIV इन्फेक्शन जो होता है 2 से 4 वीक के अंदर अकर हो रहा था ना। 3 मंथ आप जब एक HIV से एक्सपोजर हो गया, 3 मंथ के बाद आपको पता लगेगा कि HIV का एक्सपोजर हो गया आपको। इसमें फीवर्स हो रहे होते हैं, ठीक है, जिल्स आ रहे होते हैं, रैशेज़ हो रहे होते हैं, नाइट स्वेट हो रहे होते हैं। देन उसके बाद मसल एक्ने होती है, सोर थोड़ी फटीग हो रही होती है। एड्स में क्या हो रहा होता है, एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्रॉनिक ड्राई आ रहा होता है, रैपिडली वेट लॉस आ रहा होता है, नाइट स्वेटिंग हो रही होती है, अनकॉन्टीन्यूसली फटीग आ रही होती है, डायरिया रह रहा होता है, लिम्फाइड ग्लैंड का मसला आ रहा होता है, नमूनिया रह रहा होता है, ब्रस्टिंग रह रहा है, हर्पाइक्स वायरस वगैरह ये सब चीज़ें जो है, गम्स की आ रहे होते हैं इशू, सर्वाइकल एब्डोमिनस की प्रॉब्लम आ रही होती है वुमेंस में। सारे मसले जो है वो एड्स के साथ आ रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेल्थ रिस्क फॉर अडल्ट में क्या आ रहा होता है, हार्ट डिजीज़ की तरफ जा रहा होता है। हार्ट डिजीज़ ज़्यादातर आदमियों में ज़्यादा होती हैं यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हार्ट डिजीज़ उनमें ज़्यादा होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उनमें ज़्यादा होती है। अब ये क्यों होती हैं, क्या वजह होती है, वो कहते हैं कि अगर औरतों से कंपेयर किया जाए ना तो 10 साल अगर कोई मर्द जो है वो 65 का है तो उसको जिसमें 65.8 उसको आया 10 ईयर्स लेटर इन लाइफ आने का हार्ट अटैक का चांस होता है, ठीक है। देन उसके बाद वो कहता है कि अगर 65 में एक आदमी को हार्ट अटैक करे तो 70 ईयर्स में ना वुमेन को वो आ रहा, मतलब वो 10 साल उनसे आगे जा रही होती है। फिर उसके बाद कैंसर का बात आ जाती है। कैंसर जो है वो हमें पता है मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो हमारे पास लंग्स कैंसर आ रहा था। अब फॉर मेन इज़ लंग कैंसर। अब आपको ये पूछ सकते हैं कि फॉर मेन कॉमन कौन सा लंग कैंसर है। 90% डेथ जो होती है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो रही होती है, ठीक है। और एयर पोल्यूशन भी हमारे पास कितना ज़्यादा रोल अदा कर रही होती है। जो मैन ओल्डर देन 50 ईयर होते हैं, लार्ज प्रोस्टेटा ग्लैंड होते हैं, ठीक है, वो भी जा रहे होते हैं, जिससे प्रोस्टेटा हाइपरक्लेसेमिया कर रहे थे। कैंसर लंग कैंसर और ये प्रोस्टेटा का कैंसर ये दोनों होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन के लिए हम रेक्टल की एग्जामिनेशन करते हैं, प्रोस्टेटा स्पेसिफिक एजेंट लेते हैं जिसे PSA टेस्ट कह रहे होते हैं, हेल्दी मैन से लेते हैं जिसकी एज 50 के बाद होती है ना, तब ये चांसेस होते हैं। और फैमिली हिस्ट्री हम देखते हैं कि प्रोस्टेटा की है तो नहीं। और ब्लैक मैन में ज़्यादा ये आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप ये इस फैक्टर पे भी करते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ी है, नेशनैलिटी बढ़ रही है, ठीक है। आपकी नेशनैलिटी अमेरिकन में, यूरोपियन में ये ज़्यादा हो रहे होते हैं। फिर हाई फैट डाइट में बहुत ज़्यादा आपकी रेड मीट आप बहुत करते हैं, हाई फैट डायरेटरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और थर्डली जो हमारे पास आता है प्रोस्टेटा कैंसर एट द एज ऑफ 65 आ रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो होता है ये लीडिंग कॉज होती है, डेथ की वजह बनती है, डिसेबिलिटी की तरफ बंदा जा रहा होता है, ठीक है। ये भी डिपेंड हमारे पास एज पे करता है, डायबिटिक्स की स्टेटस पे कर रहा होता है, हार्ट डिजीज़ पे कर रहा होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी पे कर रहा होता है। देन उसके बाद आता है डिप्रेशन और सुसाइड। सुसाइड करना डिप्रेशन की वजह से ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास आजकल सिनारियोज़ में भी मिल रहा होता है कि आजकल लोग सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा था कि मेन जो होते हैं वो ज़्यादा सुसाइड करें एज़ कम्पेयर टू वुमेन डिप्रेशन की वजह से कि सेक्स में मेल आपने बता दिया, एज उनकी 19 से 45 की उम्र होती है, डिप्रेशन, सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लिया है, ठीक है, रैशनल थिंकिंग हो रही है, ठीक है, डिवोर्स हो गई है और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप का कोई मसला आ गया, सुसाइडल पैटर्न प्लान बना देते हैं, सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो वो सुसाइडल की तरफ चले जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो कॉज होती है मैन की, वो मैन में ये आ जाता है कि वो उनको डिप्रेशन के बारे में बात नहीं कर सकते, वो अपने जो ख़यालात है ओपनली जो है वो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी वजह से जो होता है वो ज़्यादा उस तक की तरफ जा रहे होते हैं, डिप्रेशन की तरफ और आगे जो है सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ, ठीक है। देन उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ उसने लिखे हुए, प्रोस्टेटा कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट।
PSA जो टेस्ट है ये ब्लड टेस्ट का हो रहा होता है ठीक है, जिसे हम कह रहे होते हैं प्रोस्टेटा स्क्रीनिंग टेस्ट। ये भी हमने पढ़ा कि प्रोस्टेटा कैंसर को हमने स्क्रीन किस तरह करना है। ब्लैक मैन में हो रहा था, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो। यहाँ पे क्या होता है कि सिम्टम ऐसे पेशेंट में आते हैं कि यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली आ रही होती है, डिफ़िकल्टी यूरिन करने में आ रही होती है, कभी कभी तो इनएबिलिटी होती है कि यूरिन कर सके, इजैकुलेशन में मसला आ रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लड आ रहा होता है यूरिन के साथ, पेनफुल इजैकुलेशन हो रही है, बर्निंग यूरिनेशन हो रही है, वीक और इंटरप्टिक फ्लो आ रहा है। टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन में हम लंप देखते हैं, आइदर टेस्टिकुलर में लंप तो नहीं, लार्जमेंट तो नहीं, टेस्टिकुलर में हुई हुई 15 से 35 ईयर्स की में ये हो सकता है, ठीक है। टेस्टिकुलर का डल एक्नी तो नहीं है लोअर एब्डोमेन के मुताबिक, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड तो नहीं, डिस्कम्फर्ट तो नहीं। डेंटल चेकअप के लिए भी हम जाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोमेक्सिया। ये बिहेवियर होता है, कॉमनली सी होता है रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस और टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसफंक्शन की वजह से ये वाला बिहेवियर हमें मिल रहा होता है। मैन और वुमेन के लिए भी हम स्क्रीनिंग गाइडलाइंस दे रहे होते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल LDL कह रहे होते हैं कि अब करवाएं, जिसमें हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और जो हमारे पास बैड जो आता है HDL कोलेस्ट्रॉल आ रहा होता है वो देख रहे होते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल का जो होता है वो हमारे पास 100 mmg आना चाहिए। रेशियोज़ है ये जो ये नंबरिंग है ये याद करनी है आपने। HDL कोलेस्ट्रॉल ग्रेटर देन 40 to 60 होती है, ठीक है। ये भी जो कोलेस्ट्रॉल की है वो देखनी होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियो नॉर्मलिटी हार्ट डिजीज़ में कर रही होती है। चेस्ट रेडियोग्राफी ये होता है कि हम चेस्ट रेडियोग्राफी में इमेज कर रहे थे, साइज़ और शेप ऑफ हार्ट को देख रहे थे, लंग्स की कंडीशन को देख रहे थे। ब्लड केमिस्ट्री का टेस्ट ले रहे थे, एल्बोनियम के ले रहे थे, काइन फास्फेट का, लाइन अमाइनो फास्फेट, कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने ग्लूकोज, कितना है ग्लूकोज जो है ना ये MCQs में सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। सोडियम पूछ लिया जाता है और टोटल प्रोटीन पूछ ली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जिसे कहते हैं CBC करवा के आओ। सरकार आपने सुना होगा डेंगू के पेशेंट्स को भी कह रहे होते हैं CBC करवा के आओ, तो ये कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है विद डिफरेंशिएशन कह रहे होते हैं। ये आइडेंटिफाई करता है कि कार्डियोवैस्कुलर मसला तो नहीं है, हेमाटोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। CBC जो होता है ये हमारे पास हेमोग्लोबिन को मेजर कर रहा है कि हेमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के साथ है। देन उसके बाद CBC जो होता है वो हमारे पास मेजर कर रहा होता है ल्यूकोसाइट्स को, प्लेटलेट्स को देख रहा होता है। अब रेड ब्लड सेल का रिपोर्ट आ गई CBC की, तो उसको किस तरह पढ़ना होता है। CBC की रिपोर्ट में RBCs को आपने देखना होता है कि 4.7 और 6 मिलियन हो, वुमेंस में जो होता है वो 4.2 और 5.4 हो, RBC ज़्यादा हो, ठीक है। अब वाइट ब्लड सेल देखने होते हैं 450 कितने हैं, 10,000 कितने हैं, ठीक है। देन हेमोक्राइट मैन में देखने होते हैं, हेमोग्लोबिन देखनी होती है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, ये ब्लड टेस्ट होता है जो आइडेंटिफाई कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कर रहा होता है, ठीक है। यूज टू प्रोड्यूस अ हार्मोन थायरॉक्सिन। TCH लेवल जो होता है वो 0.04 होता है। ट्रांसफरेंट सेचुरेशन टेस्ट होता है, ये ब्लड को टेस्ट मेजर कर रहा होता है आयरन बाउंडेड ट्रांसफरिन आयरन कैरिंग प्रोटीन को, जिसे हम हेमोक्रोमेटेसिस कह रहे होते हैं, आयरन ओवरलोड प्रोटीन कह रहे हैं। यूरिन एनालिसिस हो रहा होता है, ये हेल्पफुल होता है डिटेक्ट करने का लेवल ऑफ ग्लूकोज जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ये सारा देखना होता है। ऑरल हेल्थ जो होती है हमारे पास जो होती है ये हेल्दी डेंटेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा फूड का सारा इनटेक ही हमारे ऑरल हेल्थ के ज़रिए होना चाहिए और तंबाकू कंजप्शन ऑफ अल्कोहल और ऑरल कैंसर की तरफ ना जाए। अगर कोई भी आपके दांतों में मुंह में माउथ में सोरनेस आ रही है, ठीक है, कोई भी लंप बन रहा है, कोई वाइट और रेड पैच गम्स में आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, डिफ़िकल्टी आपको अपनी जॉ मूव करने में, टंग मूव करने, खाना निकलने में मसला है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो आपको डेंटल केयर की ज़रूरत है। डेंटल हेल्थ आपकी ख़राब है। फिटनेस की बात कर लेते हैं। फिटनेस जो होती है लाइफस्टाइल बिहेवियर पे डिपेंड कर रही होती है, आपकी मेडिकल कंडीशन पे कर रही होती है। अब उसके बाद आपने कहना है कि हम इनको कम किस तरह कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके फिटनेस का, जैसे कि फिटनेस ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। 45 ईयर्स के बाद जो होती है वो एक्सरसाइज प्लान ओल्डर वुमेंस और मेन के लिए डिफरेंट होता है। वुमेंस की 55 के बाद हम देख रहे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ी होती है हमें पता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ वगैरह भी बढ़ रही होती है। स्मोकिंग कर रहा, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइपरटेंशन, LDL HDL का मसला, तो ये सारी चीज़ें हमें देख के करनी है ना। फिर उसके बाद हेल्थ रिलेटेड फिटनेस आ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ रही होती है अडल्ट फिजिकल एक्टिविटी के, अगर आप बाईसाइकिल इतनी देर के लिए चाह रहे हो तो आपकी कैलोरीज़ कितनी बर्न होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आता है वीकेंड वॉरियर। वीकेंड वॉरियर्स वो होते हैं जो वीकेंड पे एक्सरसाइज करते हैं, कहते हैं हम पूरा हफ्ता बहुत बिजी है, वीकेंड पे हम एक्सरसाइज करेंगे, उसे हम वीकेंड वॉरियर्स कहते हैं। वीकेंड पे फ्री टाइम निकाल के करते हैं, तो वो कितनी कैलोरीज़ बर्न करेंगे, एग्जाम्पल ये कितने एपिसोड करेंगे तो क्या होगा। आगे जो आती है बात काम की, वो फर्दर एनालिसिस कहता है कि जो हमारे पास वीकेंड वॉरियर्स होते हैं नॉट ओवर वेटिंग में नहीं होते, अगर उन्हें स्मोक नहीं हो, हाई ब्लड प्रेशर ना हो,
लेकिन उनका जो होता है उनको कैलोरीज बर्न करना एज़ कम्पेयर टू रेगुलर जो एक्सरसाइज मैन है उनसे कम होता है। क्यों? देखो, एक बंदा रोज़ एक काम करे तो लॉजिकली बात है वो एक्सपर्टीज़ होगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जबकि एक वीकेंड वॉरियर्स को इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।